हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने लास्ट लेक्चर में बोहर्स मॉडल पढ़ा। उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उसकी रेडियस और उसकी एनर्जी के लिए फॉर्मूले देखे। अभी हम इस लेक्चर में उसके स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए होता क्या है, थोड़ा सा मैं रिकैप दे देता हूँ। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये मान लीजिए सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड एंड सो ऑन, ऐसे ये नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जाएंगे। दिस इज n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, दिस इज n इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 5। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है अंदर, ये दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, इसको आप कह सकते हो दिस इज पॉजिटिव न्यूक्लियस। ये n इज इक्वल टू 1 एंड 3 4 एंड ठीक। अब होता क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस सीरीज में मूव कर रहा है, यूं इस एनर्जी लेवल पे मूव कर रहा है ऐसे, और ये जो हाइड्रोजन एटम है, स्ट्रिक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम ओनली, ये जो हाइड्रोजन एटम है इसको कुछ एनर्जी मिलती है कहीं से, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कंज्यूम करके यहां से किसी दूसरी ऑर्बिट में पहुंचता है, मान लीजिए यहां पहुंच जाता है। ठीक, तो ये जो स्टेट है n इज इक्वल टू 1, इस n इज इक्वल टू 1 को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट इस एटम की। अब जब इसको एनर्जी मिलती है तो ये एनर्जी को कंज्यूम करके आगे वाली फर्दर नेक्स्ट वाली स्टेट्स में पहुंचता है। ये सब की सब एक्साइटेड स्टेट्स हैं, n इज इक्वल टू 2 से लेके इनफाइनाइट तक, इन सब को हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स। तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कंज्यूम करके किसी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, जो n इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये उस एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा टाइम तक नहीं रुक पाता। वो स्टेट्स स्टेबल नहीं होती फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक, क्योंकि उनमें ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो किसी नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत लंबे टाइम तक वो उसको नहीं रख पाती, और एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेकेंड में ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है। ठीक, अब वापस आके अपनी ग्राउंड स्टेट में, ठीक, कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट, अपनी पुरानी ग्राउंड स्टेट में ये वापस आ जाता है। तो जब ये यहां से यहां जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहां जाता है, और जब यहां से यहां जाके फिर ये वापस आता है। इस केस में इसके वापस आने के बहुत तरीके हैं, ये इसके इस जगह पे वापस आके फिर यहां से यहां वापस आ सकता है, ये डायरेक्ट यहां से यहां भी आ सकता है, ये पहले यहां से यहां आके फिर यहां से यहां वापस आ सकता है। तो इस तरीके से अगर ये इस वाली स्टेट में से n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 पे ये वापस आएगा, तो इसके पास बहुत सारे तरीके हैं। ये डायरेक्ट भी आ सकता है, तो यहां से एक फोटोन निकलेगा, एक ही फोटोन निकलेगा। अब ये अगर पहले जब ये यहां से यहां आएगा तो इस सीरीज में एक ही फोटोन ले लेगा इससे, ठीक है। लेकिन अगर ये यहां से यहां आने का तरीका ये रखता है कि पहले ये यहां हॉल्ट लेता है फिर यहां से यहां आता है, तो एक फोटोन यहां से निकलेगा, एक फोटोन यहां से निकलेगा, 2 फोटोन निकलेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले इस स्टेट में पहुंचे, जब यहां पहुंचे फिर 2 लगेंगे, या ये पहुंचे कि पहले ये यहां पहुंचे फिर यहां पहुंचे फिर यहां पहुंचे, फिर 3 तरीके हो गए इसके पास, ये और ये, फिर इससे 1 2 3 फोटोन निकलेंगे। तो ऐसे अगर ये n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 पे आता है तो बहुत टाइप की पॉसिबिलिटी है, कितने भी टाइप के फोटोन्स निकल सकते हैं, इसका आने का तरीका कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब ये आएगा तो जो ये फोटोन्स निकलते हैं इनको हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे लेते हैं, रिसीव करते हैं, और वहां पे स्पेक्ट्रम बनता है इनका। तो उस स्पेक्ट्रम में सीरीज होती हैं, स्पेक्ट्रम एक लाइन की फॉर्म में होता है, वो लाइनें
बहुत सारी लाइनें होती हैं, वो एक टाइप की लाइनें होती है, फिर कुछ नहीं हो तो फिर दूसरे टाइप की लाइनें होती है, तो उनको हम डिफरेंट डिफरेंट सीरीज बोलते हैं। ठीक, तो अब अगर इसके बारे में बात की जाए कि अगर ये n=4 से n=1 पे आ रहा है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में लिखा ही हुआ है 1/λ = रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड का स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इतनी वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा, इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाता है। अब अगर हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी 1, और रिडबर्ग कांस्टेंट तो हम जानते ही हैं 10.97 इंटू 10⁻6 पर मीटर। ये रिडबर्ग कांस्टेंट हो रहा है 10⁻6 पर मीटर। ठीक, हो सकता है मैंने ये 10.97 10⁻7 लिखा पर ये वैल्यू सही है, 10.97 इंटू 10⁻6 पर मीटर। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, जेड की वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा 1/λ = r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम यहां पे 1/λ = r इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करके किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में जो ट्रांजिशन होता है उससे कितने लैम्डा का फोटोन निकल सकता है, वो इस वाले फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, okay. तो जो ये फॉर्मूला है इसकी हेल्प से हम जो डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं उनकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो अब होता क्या है, ये जो पहली शेल है, जो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, पहला एनर्जी लेवल है, इस पे जब कोई इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो कुछ फोटॉन्स एमिट होते हैं। वो जो फोटॉन्स एमिट होते हैं उनको रिसीव किया जाता है और वो एक स्पेशल टाइप की सीरीज बनती है, वो एक बेंड क्रिएट करते हैं। दैट बेंड इज नोन एज लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, ठीक। अब लाइमन सीरीज का मतलब क्या हुआ, यानी कि फ्रॉम n = n1 = n2, n2 = 1, यानी कि किसी भी ऊपर वाली ऑर्बिट में से n = 1 पे गिरने से जो फोटोन निकलता है दैट इज अ बैंड ऑफ लाइमन सीरीज। तो अगर सबसे पहले की बात की जाए, फर्स्ट वेवलेंथ या फर्स्ट वेव मेंबर भी बोल सकते हैं इसको, तो क्या होगा, n = 2 से n = 1 पे ट्रांजिशन होगा। तो इस ट्रांजिशन से जो वेवलेंथ निकलेगी, यानी कि 1/λ = r इंटू 1/n1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, n1 ये n2 ये, 1 जिससे आ रहा है दैट इज फर्स्ट, दैट इज n1 and n2 जिस पे आ रहा है, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। हमको तो वेवलेंथ निकालनी है, तो 1/λ = हो जाएगा 10.97 इंटू 10⁻6 इंटू 1 माइनस 1/4, जो कि आपका हो जाएगा 3/4 इंटू 10.97, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये कितना है 1 माइनस 1/4। तो यहां से जो लैम्डा तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 1212 एंगस्ट्रॉम। कितने एंगस्ट्रॉम यहां पे लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी इस ट्रांजिशन से, यानी कि इस ट्रांजिशन में जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ इतनी होगी 1212 एंगस्ट्रॉम।
अब इसी सीरीज का अगर दूसरा मेंबर हम निकालें कि n इज इक्वल टू 3 से, कि n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 पे गिरने वाली वेवलेंथ कितनी होगी, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू सेम रिडबर्ग कांस्टेंट r इंटू 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 10.97 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1 माइनस 1 बाई 9 यानी कि 8 बाई 9। तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 912 एंगस्ट्रॉम। मतलब जो नहीं, ये तो कुछ और होगा, ये तो लास्ट वाला है, जो 2 वाला है ये कुछ आएगा। दिस इज द नेक्स्ट मेंबर। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9 बाई 8 इंटू 10.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 चला जाएगा ऊपर। ये यहाँ पे इस सेकंड वाले लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब लैम्डा देखिए, ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू आ रही है। अब लैम्डा, ठीक, मिनिमम, ये तो मैक्सिमम है। लैम्डा की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, यानी कि 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट r इंटू 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस कोई बिल्कुल इनफाइनाइट से आके 1 पे गिर जाए, तो यानी कि 1 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर। क्योंकि एनर्जी देखो, जो ऑर्बिट्स है उनमें जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। तो सबसे ज्यादा गैप किस में होगा, 1 में और इनफाइनाइट में। तो इस टाइम सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा, और जितनी एनर्जी ज्यादा होती है लैम्डा उतना कम होता है। तो लैम्डा मिनिमम मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन। लैम्डा मिनिमम होने का मतलब ये है। तो इस सीरीज में यानी कि लाइमन सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी वाले फोटोन का लैम्डा कितना निकल के आएगा, 912 एंगस्ट्रॉम, इतना निकल के आएगा 912 एंगस्ट्रॉम। और ये 1212 एंगस्ट्रॉम ये लैम्डा मैक्सिमम है, ठीक, क्योंकि यहां पे जो भी लैम्डा निकलेगा वो मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा लैम्डा नहीं हो सकता। तो इस लाइमन सीरीज में एग्जिस्ट करने वाली वेवलेंथ जो भी होगी वो किस किस के बीच में होगी, 912 एंगस्ट्रॉम से लेके 1212 एंगस्ट्रॉम तक होगी। तो ये जो रेंज है वेवलेंथ की, ये वेवलेंथ होती है अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ। दिस इज अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ। तो लाइमन सीरीज में, इन लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में ये वेवलेंथ पड़ेगी। तो अल्ट्रावायलेट रेज बोल सकते हैं आप इसको, ठीक। अब लाइमन सीरीज के बारे में और क्या बातें हो सकती हैं, ठीक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी और एमिशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकलेगा। यानी कि अगर n इज इक्वल टू 1 से किसी दूसरी स्टेट में जाता है तो वो एब्जॉर्प्शन करके जाएगा, ठीक, और या किसी दूसरी स्टेट से n इज इक्वल टू 1 में आता है तो वो एमिट करके आएगा। तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट जो सीरीज आती है दैट इज बामर सीरीज। सेकंड इज बामर सीरीज। बामर सीरीज में वो वेवलेंथ आएंगी जो n इज इक्वल टू n से n इज इक्वल टू 2 पे गिरती है, यानी कि 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n का स्क्वायर, किसी भी उस पे। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा, जो उसकी फर्स्ट वेवलेंथ होगी, फर्स्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर, ये होगा। तो ये होगा 10.97 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9। यहां से अगर हम, ये तो 1 बाई लैम्डा है, यहां से ये वाला लैम्डा अगर हम फाइंड आउट करें
तो ये आता है 6563 एंगस्ट्रॉम। देखिए 1/λ आएगा ये, इसको जब अपसाइड डाउन करोगे तब ये आएगा। तो ये इसका फर्स्ट मेंबर है और अप्रोक्सीमेटली 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम के रीजन को हम विजिबल रीजन बोलते हैं। तो ये तो विजिबल रीजन में आ गई, ये वेवलेंथ तो विजिबल रीजन में आ गई। अब ये समझ लो लैम्डा मैक्सिमम है। अगर मैं लैम्डा मिनिमम फाइंड आउट करूं तो लैम्डा मिनिमम के लिए कैलकुलेशन क्या होगी, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो रिडबर्ग कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 4। तो यहां पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3636 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाएगी। अब आप देखो जो ये बामर सीरीज है, बामर सीरीज में जो वेवलेंथ आती है वो इतने से लेके इतने के बीच में आएगी। तो ये 4000 के आसपास है। तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन से विजिबल रीजन की बाउंड्री है, समझ लीजिए। तो ये तो विजिबल रीजन में पड़ेगी, ये वाली सीरीज इज विजिबल रीजन, ये विजिबल रीजन है, लेकिन नियर टू अल्ट्रावायलेट है। कुछ थोड़ा सा पार्ट इसका अल्ट्रावायलेट में आ जाता है। तो दिस इज विजिबल एंड नियर टू अल्ट्रावायलेट। द सीरीज ऑब्टेन इन एमिशन स्पेक्ट्रम ओनली। ठीक, तो ये जो है यहां पे ये वाली सीरीज में केवल एमिशन स्पेक्ट्रम होगा। ओके, देखिए एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा। कोई ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो जब कुछ एब्जॉर्ब करेगा तो n = 1 से किसी दूसरी स्टेट में जाएगा। n = 2 में तो ग्राउंड स्टेट होती नहीं है, इसलिए केवल एमिशन स्पेक्ट्रम होगा और ये विजिबल रीजन होगा। जो ये वाली सीरीज है ये विजिबल रीजन में आती है एंड नियर टू अल्ट्रावायलेट, नियर टू अल्ट्रावायलेट रीजन। लाइमन सीरीज एंड बामर सीरीज। ओके, इसके बाद आती है पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज ये वो वाली सीरीज है जिसमें n = n से ट्रांजिशन n = 3 पे होता है, यानी कि 1/λ = r इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर एंड n इज ग्रेटर देन 3। तो यहां पे जो इसका फर्स्ट मेंबर है उसके लिए अगर 1/λ कैलकुलेट करें तो r इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर ये होगा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आती है 18747 एंगस्ट्रॉम। और जो तो ये लैम्डा मैक्सिमम हो गया, समझ लो। अगर लैम्डा मिनिमम की बात की जाए तो दैट इज 1/λ = r इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहां से जो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आएगी दैट विल बी 8202। ठीक, तो ये तो विजिबल रीजन से भी बाहर चली गई, तो ये इंफ्रारेड बोली जाती है, इंफ्रारेड रीजन। तो ये वाली जो सीरीज है ये इंफ्रारेड रीजन में आएगी, पास्चन सीरीज। तो दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। ओके, इसके बाद आती है ब्रैकेट सीरीज एंड पिफंट सीरीज।
ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज अगर इसमें देखा जाए तो ये n इज इक्वल टू एन से n इज इक्वल टू 4 पे पड़ने वाला रेडिएशन है। n इज इक्वल टू एन से n इज इक्वल टू 4 पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है उससे जो वेव निकलेगी या उससे जो फोटोन निकलेगा ये उसकी सीरीज है। तो इसमें लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो यहाँ पे लैम्डा अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो लैम्डा मैक्सिमम इसके लिए कितना होता है 40477 एंगस्ट्रॉम अगर हम कैलकुलेट करेंगे, और लैम्डा मिनिमम जो होता है दैट इज 8202 एंगस्ट्रॉम ये आता है, और ये भी इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड रीजन। इसके बाद आता है पिफंट सीरीज। पिफंट सीरीज इसमें 1 लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली पिफंट सीरीज के लिए कैलकुलेट तो हम कर ही सकते हैं इसको। तो ये जो भी आएगी इससे n की वैल्यू 6 दे के लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगी और इनफाइनाइट लेके मिनिमम आ जाएगी। तो लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम जो भी है ये रीजन अगेन इंफ्रारेड रीजन में ही पड़ता है। तो ये 5 टाइप की सीरीज होती हैं जो कि बोहर्स मॉडल से जो रिजल्ट निकलते हैं उनके हिसाब से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो किसी भी एटम से जो ट्रांजिशन होता है उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें ये 5 टाइप की सीरीज होती हैं। सबसे पहले लाइमन, फिर बामर, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट और फिर पिफंट सीरीज। और इसमें इसके बीच में देखो मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू हमने लिखी हुई है, इनके बीच में वेवलेंथ्स होती हैं और ये बिल्कुल अलग अलग होती है, ओवरलैपिंग नहीं होती एक दूसरे के साथ। ठीक है, ओके। अब एक जनरल फॉर्मूला है, मान लीजिए मतलब नंबर ऑफ लाइंस, किसी स्पेक्ट्रम में कितनी लाइंस हो सकती हैं। यानी कि अगर कोई ट्रांजिशन n इज इक्वल टू n2 से n इज इक्वल टू n1 पे हो रहा है, कोई ट्रांजिशन ऐसे हो रहा है, तो मैक्सिमम पॉसिबल लाइंस कितनी हो सकती है। उनका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, n इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कह रहा है कि n इज इक्वल टू 4 से ट्रांजिशन हुआ है n इज इक्वल टू 1 पे, तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी इस ट्रांजिशन में। तो नंबर ऑफ लाइंस हो गई 4 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, n2 माइनस n1 प्लस 1 n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 12 बाई 2 मतलब 6 लाइंस होंगी। कैसे 6 लाइंस होंगी, अगर यहां पे आप देखिए इस तरीके से, मान लीजिए ये सेंटर है और ये n इज इक्वल टू 1 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ट्रांजिशन हो रहा है 4 से 1 पे। तो 4 से 1 पे एक तो ये हो गया, 4 से 2 आए, 2 से फिर ये आए, एक लाइन 2 3 लाइन, फिर एक ये इस पे आए और फिर इससे इस पे आए, फिर 4 लाइनें 5 लाइनें। ठीक, और नेक्स्ट वाला क्या हो गया, पहले इस पे आए, ये तो यहां पे हो ही चुका है, फिर यहां से यहां आए। ठीक, ये नहीं हुआ, ये 6 लाइन हो गई और फिर यहां से यहां आए, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो डिफरेंट लाइनें, यानी कि पहली लाइन तो ये हो गई, दूसरा केस ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फोर्थ ये हो गया और फिफ्थ ये हो गया और सिक्स्थ ये हो गया। 6 डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन ही पॉसिबल हैं।
आप ये देखो, ये 4 से 1 पहला ट्रांजिशन कौन सा है, 4 से डायरेक्ट 1 पे, दूसरा 4 से 2 पे और फिर 2 से 1 पे, ये वाला कौन सा है फिर 4 से 3 पे और फिर 3 से 1 पे, 4 से 3 पे और 3 से 1 पे, और फिर नेक्स्ट वाला कौन सा है 4 से 3 पे जो कि हो चुका है, फिर 3 से 2 पे, 3 से 2 पे और फिर 2 से 1 पे, और 2 से 1 पे ये ऑलरेडी हो चुका है। बस एक ट्रांजिशन, 2 3 4 5 और 6, 6 डिफरेंट ट्रांजिशंस या कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हो सकते हैं, ये इस एग्जाम्पल से पता चलता है। तो दिस इज नंबर ऑफ लाइंस। किसी एक लेवल से दूसरे लेवल पे अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मैक्सिमम पॉसिबल, मतलब जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो केसेस हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, वो ये नंबर लिखे हुए हैं। अब एक एग्जाम्पल देखिए, इसने बोला है अ हाइड्रोजन एटम इन अ स्टेट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, ठीक, जो उस स्टेट में है, इन दैट स्टेट जहां पे बाइंडिंग एनर्जी जो है दैट इज 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पे बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, ठीक, makes a transition to a state of, makes a transition to a state of, to a state of excitation energy, excitation energy is equal to 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक्साइटेशन एनर्जी है। फाइंड एनर्जी ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड, जो एमिटेड फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, ठीक। अब आप एक थी बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब यह है कि वो स्टेट, वो एनर्जी जो अगर उसको दे दी जाए तो वो इसको छोड़ के चला जाएगा। तो आप ये देखिए, ये अगर हम लास्ट टाइम वाली सीरीज याद करें तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 की एनर्जी क्या क्या थी, ये तो 13.6 थी, ठीक है ना, और ये कितनी थी 3.4 और ये कितनी थी 1.51, ठीक। ये तो हमें याद ही रहनी चाहिए पूरी की पूरी सीरीज। 0.85, इससे आगे वाली क्या थी 0.85 और फिर 0.51 के आसपास, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, और ये सब नेगेटिव में थी, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी ये। अब वो बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसी स्टेट में ट्रांजिशन लेता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 0.85 हो। तो ये है ना, ये तो n इज इक्वल टू 1 हो गया, ये n इज इक्वल टू 2 हो गया, ये n इज इक्वल टू 3 हो गया, ये n इज इक्वल टू 4 हो गया और ये n इज इक्वल टू 5 हो गया। तो n इज इक्वल टू 4 में ट्रांजिशन लेता है वो, कहां से, जहां से एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ, एक्साइटेशन एनर्जी, यानी कि ग्राउंड स्टेट से इतनी ज्यादा एनर्जी है। एक्साइटेशन का मतलब ग्राउंड स्टेट से इतनी ज्यादा, तो ये कौन सी एनर्जी है, इन दो का डिफरेंस ही तो 10.2 रहता है, ठीक, यानी कि ग्राउंड स्टेट में, यानी कि इसकी एनर्जी एक्चुअल में माइनस की 3.4 है, क्योंकि इसमें से ये एनर्जी इसकी एक्साइटेशन की एनर्जी है, यानी कि ये अगर 10.2 एनर्जी रिलीज कर दे, यानी कि ये अपने एक्साइटेशन को खत्म कर दे, तो ये ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, यानी कि इसकी एनर्जी में इतनी कमी कर दें तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आ जाती है।
तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, माइनस की 3.4, उसमें से 10.2 और कम कर देंगे तो माइनस की 13.6 हो जाएगी। तो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है एक्स्ट्रा देन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से कितनी एक्स्ट्रा, तो ये वाली स्टेट हो गई ना, ये वाली माइनस 3.5, यानी कि n इज इक्वल टू 2 पे वो ट्रांजिशन ले रहा है। तो लैम्डा कितना होगा, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो ये 10.97 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई, ये 4 है और ये 16 है, नीचे तो आप ये 16 ही रखो और ऊपर कितना आ जाएगा 4 ये तो 16 और ये 4, तो 16 आ गया, तो ये आ गया आपका 4 माइनस 1, ऊपर आ गया 3, तो दिस इज 1 बाई लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 16/3 इंटू 10.97 इंटू 10⁶ इतना मीटर, जो कि फाइनली आंसर कितना बनेगा, जो भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो ये अपनी वेवलेंथ हो जाएगी, ये जो भी आंसर आएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि हमें तो बस ये पता करना था, इतनी बातों से ये पता करना था कि ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है। तो ट्रांजिशन हो रहा है 4 से 2 पे। अब 4 से 2 पे ट्रांजिशन हो रहा है तो ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा है, तो फोटोन निकल के जाएगा, उस फोटोन की वेवलेंथ इतनी होगी। ये तो कैलकुलेशन हम कर ही सकते हैं, इतने मीटर होगी वेवलेंथ। हम चाहे तो कुछ क्वेश्चन और कर सकते हैं यहां पे। ओके, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ये बोल रहा है अ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 975 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द एनर्जी स्टेट टू विच द एटम इज एक्साइटेड। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, बताया क्या है, करना क्या है। ये बोल रहा है अ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, यानी कि n इज इक्वल टू 1 में है कोई भी इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, और हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। अगर हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो फॉर्मूला लगेगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये बोल रहा है कि a hydrogen atom in the ground state is excited by radiation of wavelength 975 एंगस्ट्रॉम, यानी कि उसको जो एक्साइटेड बाय अ रेडिएशन, यानी कि जो उसके एक्साइटेशन की एनर्जी है, ठीक, उसके कोरस्पोंडिंग जो लैम्डा है, ठीक है ना, दैट इज 975 एंगस्ट्रॉम या फिर 975 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये उसका लैम्डा है। तो पूछ रहा है द एनर्जी स्टेट टू विच द एटम इज एक्साइटेड, एटम किस एक्साइटेड स्टेट में है, कहां तक पहुंच गया है वो। तो आप ये देखो, अगर एक्साइटेशन का लैम्डा ये है तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई 1 का स्क्वायर, यानी कि एक्साइटेशन यानी कि ग्राउंड स्टेट से इतनी एनर्जी ज्यादा है, तो 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n का स्क्वायर, और लैम्डा की वैल्यू इतनी आनी चाहिए। तो यहां पे 1 बाई 9.75 इंटू 10⁻⁻8 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 10.97 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, जो ऊपर 10⁻6 है उसको मैं नीचे ले आऊं, और यहां पे क्या आएगा 1 बाई 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, आप ये देखो 10⁻⁻6 से कट के 10⁻⁻2 रह गया है। ठीक, तो यहां पे 1 बाई n स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 9.75 इंटू 10⁻⁻2, इसको भी नीचे ले आओ, मल्टीप्लाई बाई 10.97, और ये 1 हो गया ऊपर, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर।
तो 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, इस चीज को उधर ले जाओ, 1 माइनस 1 अपॉन 10.97 इंटू 9.75 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहां से ये जो 1/n स्क्वायर है, 1/n स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1/16। तो ये वाली चीज बनेगी 1/16। तो यहां से n इज इक्वल टू आ गया 4, ये आ जाएगा। ठीक, n इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक, तो ये वाली स्टेट होगी कि n इज इक्वल टू 4 पे है ये। हाउ मैनी लाइन्स विल बी पॉसिबल इन द एमिशन स्पेक्ट्रम, कितनी लाइनें पॉसिबल हैं इसमें। नंबर ऑफ लाइन्स के लिए क्या फॉर्मूला था, n इज इक्वल टू n2 माइनस n1, यानी कि n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 पे ट्रांजिशन हो रहा है। तो n2 माइनस n1 यानी कि 4 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो रहा है ये 4 इंटू 3 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6 लाइन्स। 6 लाइन्स पॉसिबल है। तो यहां पे नंबर ऑफ लाइन्स 6 हुई और जो फाइनल स्टेट हुई वो हुई 4। अब ये कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए कि ये कैसे कैलकुलेशन हुई है। ठीक है, नोट करिए इसको और हम आगे बढ़ेंगे अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम व्हेन इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 122.4 वोल्ट। फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल, अब ये एक्साइटेशन पोटेंशियल होता क्या है ये भी मुझे समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम व्हेन इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल। व्हेन आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 122.4 वोल्ट। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल ये है तो फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल बताइए कितना होगा। देखो बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज को। अगर ये ग्राउंड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट में है, ये तो न्यूक्लियस है, अब ये ग्राउंड स्टेट में, इससे अगर इसको बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इसको जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक, अब एक्साइटेशन एनर्जी वो जो आयनाइजेशन एनर्जी, इसको इस ऑर्बिट से यानी कि ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पे यानी कि बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, आयनाइजेशन एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, उसको E से डिवाइड कर देंगे तो वोल्टेज आ जाएगी, उसकी वोल्टेज आ जाएगी। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को इतनी वोल्टेज से अगर हम एक्सेलरेट करें तो इसके पास इतनी एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी कि ये यहां से आयनाइज हो जाएगा। ठीक, अब ये वाली जो एनर्जी है, अगर हाइड्रोजन एटम की बात की जाए तो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए उसके पास एनर्जी इतनी होती है, अगर उसको इतनी एनर्जी दे दी जाए यानी कि प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको दे दी जाए तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, यानी कि वो इस एटम से फ्री हो जाएगा, वो उस एटम से फ्री हो जाएगा। तो दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब अगर इस एनर्जी को देखा जाए तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितनी वोल्टेज से दी जा सकती है 13.6 वोल्ट से।
एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप 13.6 वोल्टेज के डिफरेंस पे एक्सेलरेट करो तो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जितनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के लिए चाहिए होती है। तो अब आप ये देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप इनफाइनाइट तक पहुंचाना है तो इतनी वोल्ट इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा। यानी कि आप आयनाइजेशन एनर्जी निकाल लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और उसका ये ई हटा दो, दैट वोल्टेज विल बी द आयनाइजेशन वोल्टेज। तो ये कह रहा है कि किसी आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है 122.4। तो कोई ऐसा है जिसकी n इज इक्वल टू 1 में एनर्जी कितनी है 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी है किसी की फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में। ठीक, तो ये क्या होता है 13.6 माइनस का इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो n की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो ये कितनी है 122.6 ये। तो यहां पे जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 3। यानी कि वो एटम जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल इतना है उसका जेड कितना होता है 3। ठीक, तो अब इसकी फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है और फिर सेकंड भी निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि वो एनर्जी का डिफरेंस जो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पे जाने के लिए चाहिए, एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका E हटा देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वोल्ट बना देंगे। तो वो कितनी होती है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस, या किसी भी स्टेट की एनर्जी तो यही होती है। अब डेल्टा ई क्या हो जाएगा, किसी भी स्टेट की एनर्जी ये होगी ना, तो डेल्टा ई हो जाएगा 13.6 को तो बाहर ले लो, जेड के स्क्वायर को भी बाहर ले लो, इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये तो 122.4 हो गया और ये हो गया 1 माइनस 1/4, ये हो गया 3/4। ठीक, तो ये हो गया डेल्टा ई। ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को इसकी स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 में ले जाने के लिए। ठीक, तो समझ लो 122.4 इंटू 3/4 वोल्ट इसका एक्साइटेशन पोटेंशियल हो जाएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी बनेगी, यहां पे ये आंसर दिया हुआ है 91.8। दिस विल बी 91.8 वोल्ट। और सेकंड, दिस इज तो फर्स्ट हो गया, और सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू आ जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, साथ में 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, फर्स्ट एक्साइटेशन और सेकंड, यानी कि n इज इक्वल टू 3। तो ये आपका बन जाएगा 122.4 इंटू 1 माइनस 1/9 यानी कि 8/9, और ये बनेगा अप्रोक्सीमेटली 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना बन जाएगा 108.8 वोल्ट। इतना एक्साइटेशन पोटेंशियल हो जाए, बस ई हटाना है, पोटेंशियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज की और वोल्टेज की मल्टीप्लाई एनर्जी होती है, तो ये तो एनर्जी है और चार्ज ये रहा, ठीक है ना। चार्ज की और वोल्टेज की मल्टीप्लाई एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी अगर इसको चार्ज से ही डिवाइड कर देंगे तो केवल वोल्टेज रह जाएगी। चार्ज से डिवाइड करने का मतलब ई से डिवाइड करेंगे, ई से डिवाइड करने का मतलब ये वाला ई कट जाएगा, तो ये वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम व्हेन गिवन दैट द आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 122.4।
अभी z इज इक्वल टू 3 हमने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ब्रैकेट सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ देखनी है। ब्रैकेट सीरीज यानी कि लाइमन बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। n इज इक्वल टू 4 वाली सीरीज इज ब्रैकेट सीरीज। मैक्सिमम वेवलेंथ ये तो हम निकाल ही सकते हैं, हमने फॉर्मूला तो पता ही है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई 4 का स्क्वायर माइनस, देखो मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए यानी कि मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि जस्ट नेक्स्ट वाली स्टेट में ही जाना चाहिए, तभी तो एनर्जी का गैप मिनिमम होगा। तो 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, तो ये लैम्डा समझ लीजिए मैक्सिमम आएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया 1/16 माइनस 1/25 इंटू 10.97 इंटू 10 to the power 6 इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो यहां से लैम्डा अप्रोक्सीमेटली 40400 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 0.5 angstrom and the speed of the electron is 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि B की वैल्यू बतानी है कितनी है, किस पे, ऑन द प्रोटोन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन। एक्चुअल में ये प्रोटोन है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है ऐसे, ठीक है। इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में तो एक पॉजिटिव चार्ज ही होगा और एक ये नेगेटिव चार्ज होगा जो इसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 0.5 angstrom and speed of the electron is, velocity of the electron is 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड होगी इसमें। तो इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस एंड स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस, तो बताना है इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक, यहां पे। अब आप एक चीज देखिए, अगर इसकी स्पीड ये है और रेडियस ये है, रेडियस कितनी हो गई 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। तो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, और वी कितना है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई आर कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ये तो ओमेगा हो गया, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन किसी सर्कल में ऐसे घूम रहा है, तो समझ लीजिए यहां पे मैं अगर एक एरिया ले लूं ऐसे, तो ये इस एरिया में बार बार ऐसे एंटर होगा। अब अगर ओमेगा ये है तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा और फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टी, यानी कि फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा बाई 2 पाई, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इतनी बार इस जगह से पास होगा। तो करंट की वैल्यू होती है, करंट इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और 1 बाई डेल्टा टी इज फ्रीक्वेंसी, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्यू इंटू फ्रीक्वेंसी। क्यू की वैल्यू तो ई होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बाई 2 पाई। तो ये करंट की वैल्यू है, यानी कि ये जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है ये इतनी करंट के बराबर है। और B का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 2R, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है ये। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट E ओमेगा बाई 2 पाई इंटू डिवाइडेड बाई 2R,
ये हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट ई ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? V बाई आर। ओमेगा को लिख दो V बाई आर, तो V बाई आर और डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, तो आर की जगह हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो म्यू नॉट ई वी बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये बी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया। ठीक, तो ये बी का फॉर्मूला है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया तो बी की वैल्यू हो गई आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो हम जानते ही हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ई कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू v कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हो गया v। r का स्क्वायर, नीचे r का स्क्वायर, म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो रखी गई, नीचे r का स्क्वायर, r कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -11 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से जो b है, b की वैल्यू आ जाएगी 14.08 टेस्ला, 14.08 टेस्ला। ये अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा बी का, म्यू नॉट ई वी बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हैं, म्यू नॉट ई वी बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन v स्पीड से r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है तो सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, म्यू नॉट ई वी बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसमें हम। ओके, इसने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट करंट, यानी कि I1 बाई I2 बताना है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन इन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन इन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट। ठीक, आप ये देखिए करंट अभी हमने क्या निकाली है, करंट आई है E इंटू ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं V बाई आर। ठीक है, तो यहां पे जो V है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, हमें क्या निकालना है एक्चुअल में, हम यहां पे अगर देखें तो जो अपना V का फॉर्मूला है, जो अपना ये V का फॉर्मूला है, दिस V का फॉर्मूला इज 2.161 इंटू 10 टू द पावर 6 Z बाई एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई एन। और जो R का फॉर्मूला है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। तो जेड अगर कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे, ठीक, केवल एन की वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन एंड r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पे i को अगर हम लिखे e और 2 पाई तो कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे सम कांस्टेंट जो r है, r इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1 इंटू एन का स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ पे v जो है वो सम कांस्टेंट c2 इंटू 1 बाई एन लिख देते हैं। ये तो यहाँ पे अगर हम ये वाली वैल्यूज डालें तो e बाई 2 पाई, v कितना है c2 बाई एन, c2 बाई एन, और r कितना है c1 इंटू एन स्क्वायर। तो e c2 बाई 2 पाई c1 इंटू एन का क्यूब। अब ये वाली चीज तो अगेन एक कांस्टेंट होगी, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन क्यूब। ये हम जान चुके हैं कि कोई ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो जिस करंट के इक्विवेलेंट है, दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन क्यूब। तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू N2 का क्यूब बाई N1 का क्यूब, ये लिख सकते हैं, क्योंकि I1 को हम लिख सकते हैं 1 बाई N1 का क्यूब, I2 को लिख सकते हैं 1 बाई N2 का क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक, तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है,
क्वेश्चन में इसने पूछा है फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट, यानी कि ये पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन इन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहली और सेकंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की जो करंट है उसका रेशियो क्या होगा। तो N2 is 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 4/1, यानी कि 4:1, 2 क्यूब 8/1 हो जाएगा। तो आंसर इज 8:1। क्यूब तो 8 हो जाता है ना, 2 का क्यूब इज 8। AIPMT 2004 का क्वेश्चन है ये, 2014 का क्वेश्चन, 2004 का क्वेश्चन है ये। इसने एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहां पे एक एरो डाला है, इसको लिखा है λ1। यहां पे एक दूसरा एरो डाला है, इसको लिखा है λ2, और यहां पे एक थर्ड एरो बनाया है, इसको लिखा है λ3। तो ये पूछ रहा है कि फॉर गिवन कंडीशन, फॉर द गिवन डायग्राम फाइंड रिलेशन इन λ1, λ2 एंड λ3। λ1, λ2 एंड λ3 में रिलेशन बताना है क्या होगा। ठीक है, तो अब आप ये देखें, यहां पे अगर मैं यहां पे इसको E1, E2, E3 कुछ नाम दे देता हूं, ये तो E1 है, ये E2 है और ये E3 है। मुझे पता है कि यहां से लेके अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांजिशन करेगा तो ये होएगा सीधे सीधे E3 माइनस E1, और ये इस वाली और इस वाली एनर्जी के, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व्ड है, यहां से यहां तक एनर्जी का जो डिफरेंस है वो यहां के डिफरेंस प्लस यहां के डिफरेंस के बराबर होगा। तो इज इक्वल टू E3 माइनस E2 प्लस E2 माइनस E1, इन चीजों के बराबर है। ठीक, और इस एक्साइटेड स्टेट से इस एक्साइटेड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन आता है E3 से E1 पे आता है, इलेक्ट्रॉन E3 से E1 पे आता है, तो जो एनर्जी निकालेगा वो एनर्जी होगी hc/λ3, और 3 से 2 पे आता है तो ये होगी hc/λ2, और ये वाली एनर्जी 2 to 1 ये होगी hc/λ1। ये आएगा क्यों? क्योंकि E3 माइनस E1 यानी कि थर्ड स्टेट से इस स्टेट में जो एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी का तो फोटोन निकलता है, और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। तो ये होगा, तो यहां से hc से hc कट गया, 1/λ3 इज इक्वल टू 1/λ2 प्लस 1/λ1। तो यहां पे 1/λ3 इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 डिवाइडेड बाई λ1 λ2। तो λ3 इज इक्वल टू λ1 λ2 बाई λ1 प्लस λ2। ये अपना आंसर हो जाएगा, ये दोनों का रिलेशन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन और देख सकते हैं हम। इसने बोला हाइड्रोजन एटम इज इन द स्टेट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ इट मेक्स अ ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन। ग्राउंड स्टेट में आता है तो 13.6 और 0.85 का डिफरेंस कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है।